हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 10 फरवरी में जो दोनों शिफ्टों के आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुए हैं उसका एनालिसिस। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित अन्य क्वेश्चनों पर या उससे संबंधित जो अन्य फैक्ट हैं उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अब तक एनटीपीसी में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और ये फ़ेज़ 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें कौन से टॉपिक नहीं पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में वो टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था हमसे आगरा शहर की स्थापना से संबंधित कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। ठीक है, लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी। देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, सिकंदर जो था वो गुलरुखी उपनाम से अब क्या है कविताएं लिखता था। देखिए, इनका क्रम क्या था लोदी वंश का, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हुआ था, उसमें बाबर ने पराजित कर दिया और लोदी वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगरा से संबंधित अन्य फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, आगरा में जो है पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है एयरफोर्स का, इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी भी है जिसे अकबर ने बनवाया था। 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया फतेहपुर सीकरी को। आगरा का किला जिसे अकबर ने बनाया था, 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। अकबर का मकबरा भी है सिकंदरा आगरा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जहांगीर ने बनाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा भी है आगरा में जिसे नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था 1983 में। जामा मस्जिद भी है जिसे शाहजहां ने बनवाया था और आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद भी है। ठीक है, जिसे भी शाहजहां ने बनवाया था। कंफ्यूज मत होइएगा, दिल्ली फोर्ट के अंदर भी एक मोती मस्जिद है जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था टेनिस ओपन से संबंधित कि इनमें से कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। नंबर 1 पर आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी माह में होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन आयोजित होता है जो कि नॉर्मली मई जून के महीने में आयोजित होता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर। विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पर, ये जून जुलाई में आयोजित होता है। और यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर जो कि अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। दोस्तों, राफेल नडाल जो कि एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं, उनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने 13 टाइटल जीते हैं। ठीक है, क्ले कोर्ट पर, यानी फ्रेंच ओपन के 13 टाइटल ये अब तक जीत चुके हैं। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना से क्वेश्चन आया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में अमेरिका में और लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना भी याद रखिएगा 1923 में हुई थी। CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी अरविंद घोष ने और अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। देखिए, नाटो की फुल फॉर्म पूछी थी। नाटो की फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओपेक की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में और हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। देखिए, प्रीवियस डेज में OECD की फुल फॉर्म पूछी है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। सार्क की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में और स्थापना हुई थी 1995 में। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया पशुधन
गणना से संबंधित, जो पशुधन की जनगणना है वो सबसे पहले कब हुई थी? तो देखिए स्वतंत्रता पर से पूर्व 1919 में सबसे पहले हुई थी, और स्वतंत्रता के यानी आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई थी। प्रत्येक 5 वर्ष में ये आयोजित होती है, और 20वीं जो हुई थी वो हुई थी 2017 में। ये आयोजित होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के अंडर। वर्तमान में गिरिराज सिंह जी इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, बेगूसराय बिहार से। ठीक है, इसके 2 और राज्य मंत्री हैं, संजीव बालियान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पड़ता है असम में। ठीक है, असम में। काजीरंगा, मानस और नमेरी ये भी पड़ते हैं असम में। ठीक है, देखिए नेपाल के सीमावर्ती राज्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है। नेपाल के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 नेपाल के सीमावर्ती राज्य हैं। आप सभी को पता होगा, आप उत्तर प्रदेश को भी देख लेंगे, अपने मन में याद कर लेंगे, बिहार को भी, उत्तराखंड को भी, लेकिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम को आप याद नहीं कर पाते। इसलिए मैंने यहाँ पे मैप लिया है इसका। देखिए ये है नेपाल। ठीक है, नेपाल में इस साइड पड़ते हैं आपके यूपी और उत्तराखंड, नीचे है ये है यहाँ पे बिहार। देखिए अब ये देखिए आप, ये बिहार हो गया, और ये जो लाइन जा रही है ये यहाँ से इस तरीके से ये पड़ती है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल भी टच होता है नेपाल से, और पश्चिम बंगाल भूटान से भी टच होता है और सिक्किम से भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो 7 सिस्टर हैं इन से तो आप सीमा जो है वो याद रखिएगा, इसकी जो सीमावर्ती हैं। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यांमार से जो हमारे राज्य हैं वो उनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम, या कौन कौन से राज्य छूते हैं सीमा को? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य छूते हैं। बांग्लादेश की सीमा से भी सटे हुए राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो सीमा विस्तार है भारत की सीमाओं का वो है बांग्लादेश के साथ, 4096.7 किलोमीटर है, और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर, जो कि अभी वर्तमान में है POK में, यानी पाक अधिकृत ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। पंचतंत्र के लेखक से भी क्वेश्चन पूछा गया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये हैं विष्णु शर्मा। इस प्रकार अन्य भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम, कादम्बरी की लेखक है बाण भट्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, अष्टाध्यायी इंपोर्टेंट है पाणिनि, राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण, पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, गीत गोविंद मोस्ट इंपोर्टेंट के लेखक हैं जयदेव, बुद्ध चरित्रम के लेखक अशोक घोष, मच्छकटिकम इंपोर्टेंट है, इसके लेखक है शुद्रक, कामायनी, आंसू और लहर, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए क्वेश्चन पूछा बुकर प्राइज 2018 से संबंधित कि बुकर प्राइज 2018 के विजेता कौन थी? तो ये थी एना बन। ठीक है, एना बन ने मिल्क मैन के लिए पुरस्कार जीता था, मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, एना बंस अपने उपन्यास मिल्क मैन के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता था। 2019 के लिए ये 2 लोगों को दिया गया, मार्गरेट एटवर्ड को द टेस्टामेंट के लिए, और बर्नार्डाइन एवर्टिस्टो को गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए। ठीक है, 2020 में ये जो दिया गया है ये दिया गया डगलस स्टुअर्ट को सगीज बेन के लिए, सगीज बेन के उपन्यास के लिए। देखिए मैन बुकर पुरस्कार जो है ये 1969 से आरंभ हुआ और 50,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है। अंग्रेज़ी भाषा के उपन्यास या अंग्रेज़ी भाषा में अनुदित उपन्यास जो कि आयरलैंड में या इंग्लैंड में छपा हो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय लेखकों को भी ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जिसमें है सलमान रश्दी, 1981 में इन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ।
अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सबसे अंतिम अरविंद अडिगा को 2008 में ये द व्हाइट टाइगर के लिए, उनके उपन्यास व्हाइट टाइगर के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 2 टेनर अपने उपराष्ट्रपति के और उसके बाद एक कार्यकाल राष्ट्रपति का भी किया था। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कहा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे 2 टर्म में, 1952 से 1962, और उसके बाद 1962 से 1967 सेकंड टाइम के ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे। ठीक है, इन्हें 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। और 5 सितंबर इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष टीचर्स डे हम मनाते हैं। राष्ट्रीय नेशनल टीचर्स डे मान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्षमता यानी विद्युत क्षमता वाला परमाणु संयंत्र पूछा गया था, तो ये है दोस्तों कुडनकुलम। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, 2000 मेगावाट की इसकी क्षमता है। कुछ अन्य जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट हैं वो देख लीजिए, जैसे तारापुर है, ये हमारा पहला एटॉमिक एनर्जी प्लांट था। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कलपक्कम पड़ता है तमिलनाडु में। कैगा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कर्नाटक में। काकरापार सूरत गुजरात में पड़ता है। नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रावत भाटा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन था ये प्रथम था, 1969 से इसने विद्युत उत्पादन शुरू किया और अमेरिका के सहयोग से ये बनाया गया था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 में। ये भी कई बार पूछा गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ट्राम्बे मुंबई में है। IGCAR पूछा गया, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में। RRCAT राजा रमन्ना एडवांस सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर पड़ता है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर MP में पड़ता है। ठीक है, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। NPCIL क्या है, देखिए NPCIL एक संस्था है जो जितने भी हमारे परमाणु संयंत्र हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। देखिए, क्वेश्चन एक पूछा गया था इस प्रकार से कि इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती। उसमें एक ऑप्शन था महानदी का, तो इसका सही जवाब था महानदी। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्लाइट पुस्तक के लेखक, जो फ्लाइट पुस्तक की लेखक हैं वो हैं ओल्गा टोकार्चुक। इन्हें 2018 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया था, और 2018 में इन्हें इनके लिटरेचर के लिए 2018 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी दिया गया था। तो याद रखिए ओल्गा टोकार्चुक। देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो होता महान्यायवादी। इसका अनुच्छेद 76 में वर्णन है। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में के वेणुगोपाल हमारे क्या हैं, महान्यायवादी हैं। इनकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, वर्तमान में तुषार मेहता हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। राज्य में विधि अधिकारी जो होता है वो होता महाधिवक्ता, और राज्य में अनुच्छेद 165 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। देखिए, गोदान पुस्तक के लेखक पूछा गए थे, तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने गबन पुस्तक भी लिखी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों क्षेत्रफल से संबंधित, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको जो क्षेत्रफल है विश्व के टॉप देशों का उनका क्रम बता देता हूँ। देखिए, सबसे नंबर पे आता है रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे पड़ता है भारत। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल नंबर 7 पे है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 किलोमीटर होता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पड़ता है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच। देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में,
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया और 6 मौलिक अधिकार हैं भारत में वर्तमान में। ठीक है, पहले 7 थे लेकिन अभी हैं 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है समता या समानता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। नंबर 2 पर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 और 30 में। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकते हैं। देखिए, बार्क की स्थापना पूछी गई थी। बार्क जो मैंने अभी बताया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई में है। इसकी स्थापना की थी होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक है, पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है, ये पूछा गया था। तो ये होता क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का मुख्य काम क्या होता है? तो ये होता प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्रिया करके भोजन बनाना। ठीक है, भोजन बनाना। अच्छा, जो भोजन पत्तियां बनाती हैं उसको अन्य भागों तक कौन पहुंचाता? तो वो पहुंचाता फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एक होता है। जाइलम, जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है जो पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ों से जल और खनिज को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना, ये काम होता है जाइलम का। फ्लोएम का काम होता है फैलाना, यानी जो भोजन पत्तियां बना रही हैं उसको फैलाना अन्य भागों में। तो याद रखिएगा फ्लोएम और जाइलम को भी। मलेरिया रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस प्रकार का रोग है? तो ये प्रोटोजोआ रोग है, यानी परजीवी जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। इसका जो वाहक है वो है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये तिल्ली व आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया था, तो वो था सिराजुद्दौला। कोबोल की फुल फॉर्म पूछी गई है। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन, 2 फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, कल हमने देखा तो 9 तारीख में 3 फुल फॉर्म पूछी गई हैं। तो फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। 2018 की करंट पूछी गई है। कहाँ पर हुए थे? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। जो 21वें कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड में आयोजित हुए थे। इसका मोटो था शेयर द ड्रीम और मैस्कट था बोरोबी। ठीक है, याद रखिएगा बोरोबी। इंडिया की इसमें 3rd रैंक आई थी। इंडिया ने इसमें कौन सी रैंक पाई थी? 3rd। 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, यानी कुल 66 मेडल के साथ भारत ने इसमें 3रा स्थान प्राप्त किया था। जो 2022 के 22वें कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो होंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में 2022 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों के समय जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से गांधी जी ने केवल द्वितीय में भाग लिया था और तीनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। देखिए, एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे क्लीमेंट एटली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी पूछी गई थी, तो ये थी श्रावस्ती। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद हुए थे और 16 महाजनपद हुए हैं। इसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, बौद्ध जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश भी कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में और प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये तो थे आज के क्वेश्चन
जो पूछे गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे 10 टॉपिक जो अब तक नॉर्मली नहीं पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन टॉपिक को भी कवर कर लीजिए। आप कमेंट्स करके बताइए मुझे कि अगर आपको इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो मैं इन पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। देखिए, जैसे प्रमुख संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न यंत्रों व उपकरणों के आविष्कारक, ये भी पूछे जा सकते हैं। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियों से अब तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है। विभिन्न देशों की संसदों के जो नाम होते हैं उसका भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। विभिन्न खेलों के खेल परिसर व ट्रॉफियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खेल मैदान से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। वह खिलाड़ियों की संख्या, समाधि स्थल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के प्रमुख शोध संस्थान से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाद्य यंत्र व उनके वादकों से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और भारत की प्रतिरक्षा, यानी भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी या आउटर सिक्योरिटी होती है, जैसे भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना, या भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके कॉलेज, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके प्रशिक्षण संस्थान, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमें और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। और अगर आप इस सेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्ञान डीपो टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, ज्ञान डीपो विदाउट स्पेस। वहाँ पर आपको मैंने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए हैं उनकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। जय हिंद।